क्या होता है जब पर्दे पर दिखाई गई कहानी असलियत का सबसे काला पन्ना छिपा ले जाए। 2018 में जब संजू रिलीज हुई तो हम सबने वेरेन की बेगुनाही पर यकीन कर लिया था। लेकिन बॉलीवुड की अनकही गलियों में एक ऐसा दस्तावेज दफन है जिसे फिल्म के निर्देशक ने कभी नहीं छुआ। कबूलनामा है जो 1993 की उस काली सुबह को वेरेन ने टाडा के तहत दिया था। ये वो सच है जो संजू फिल्म के चमकदार पर्दे पर कभी नहीं दिखाता गया। आज बॉलीवुड की अनकही में हम उस बंद कमरे का ताला खोलेंगे। हम उस कबूलनामे के उन शब्दों को कुरेदेंगे जिन्होंने वेरेन की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी संजू की नहीं, ये कहानी वेरेन के उस काले सच की है जिसे 1993 ने हमेशा के लिए कैद कर लिया। कबूलनामा जो अगर फिल्म में होता तो शायद वेरेन आज वो संजू नहीं होते जिन्हें हम जानते हैं। 1993 की सुबह बंबई धुएं में लिपटी हुई थी। एक के बाद एक 12 धमाके। शहर का सीना छलनी हो चुका था। आतंकवादी हमला नहीं था, यह बंबई की रूह पर हमला था। हवा में खौफ, गुस्सा और गद्दारी इसी की माहौल में एक नाम गूंज रहा था जो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वेरेन का बेटा एक आतंकवादी साजिश में शामिल, यह नामुमकिन लगता था। पोस्टर पर लिखा था, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये पोस्टर उनकी असली जिंदगी का अक्स बन जाएगा। बॉम्बे पुलिस दबाव में थी, उंगलियां बॉलीवुड की तरफ इशारा कर रही थीं। दाऊद इब्राहिम, टाइगर मैनन, अबू सलेम, ये नाम खबरों से निकलकर बॉलीवुड की पार्टियों तक पहुंचने लगे थे। और इसी मकड़जाल के बीच में फंसा था एक नाम, वेरेन। उसको खबर मिली थी कि धमाकों में इस्तेमाल हुए RDX और हथियारों की खेप में से कुछ हथियार वेरेन के पास भी पहुंचे थे। ये वो वक्त था जब फोन कॉल्स का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं बल्कि धमकियां मिलना भी था। अंडरवर्ल्ड का साया बॉलीवुड पर इतना गहरा था कि कोई भी सितारा इससे अछूता नहीं था। लेकिन वेरेन का मामला अलग था। उन पर इल्जाम सिर्फ फोन पर बात करने का नहीं बल्कि टाडा का था। वो कानून था जिसके तहत अगर आप पकड़े गए तो जमानत मिलना नामुमकिन था। 19 अप्रैल 1993 वेरेन मॉरिशस से शूटिंग खत्म करके जैसे ही बंबई एयरपोर्ट पर उतरे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया बॉलीवुड गया। का सबसे बड़ा सितारा अब आरोपी नंबर 117 था। अगर आप बॉलीवुड के ऐसे ही दफन राज जानना चाहते हैं तो बॉलीवुड की अनकही को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। वेरेन की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। जन्म से ही रॉयल थे। पिता और मां का बेटा, विरासत में नाम और शोहरत दोनों मिले। वेरेन की फितरत में हमेशा से एक बगावत थी। ड्रग्स के अंधेरे से वो निकल तो आए थे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी दिसंबर था। 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस। इस घटना ने पूरे देश को सांप्रदायिक आग में झोंक दिया। जल रही थी। वो भोलापन था जिसे फिल्म ने भुनाया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू जो पुलिस फाइलों में दर्ज है वो कुछ और ही कहता है। इल्जाम था कि वेरेन के घर पर 3 AK-56 राइफलें, 9 मैगजीन, 750 राउंड कारतूस और कुछ हैंड ग्रेनेड भी आए। फिल्म संजू हमें यकीन दिलाती है कि वेरेन ने सिर्फ एक AK-56 रखी और बाकी सब वापस भेज दिया। लेकिन 12 मार्च 1993 को धमाके होते हैं और पूरा खेल बदल जाता है। वेरेन उस वक्त मॉरिशस में आतिश की शूटिंग कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? सब ठीक है ना? उन्हें पता चला कि उनका नाम उछला है तो उन्होंने अपने दोस्तों यूसुफ नलवाला और दूसरों को फोन किया। कथित तौर पर उसने उन दोस्तों को वो AK-56 राइफल नष्ट करने के लिए कहा था। राइफल को काटा गया, पिघलाया गया और समंदर में फेंक दिया गया। ये सबूत मिटाने का वो सीन था जो संजू में तो मजाकिया तौर पर दिखाया गया, लेकिन असलियत में ये टियाडा के तहत एक बहुत संगीन 19 जुर्म। अप्रैल 1993 गिरफ्तारी।
खलनायक अब सलाखों के पीछे था। जो फिल्म का वो सीन याद है जहां वीरेन को पुलिस टॉर्चर करती है और वो एक कोरे कागज पर साइन कर देते हैं? The film very cleverly made that confession disappear, on which the entire case rested. वो कबूलनामा जो टियाडा के तहत दर्ज हुआ था, जिसे मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था, और जिसे विरन ने बाद में दबाव में लिया गया बताकर मुकरने की कोशिश की। लेकिन बॉलीवुड की अनकही आज आपको बताएगी कि उस कबूलनामे में आखिर था क्या, जिसे राजू हिरानी दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए। 1993 में टाडा के तहत दिया गया ये कबूलनामा विरन की भोली भाली छवि के परखच्चे उड़ा देता है। वायरन ने खुद माना। 1. उन्होंने अबू सलेम, हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा से मुलाकात की। 2. उन्होंने अपने घर पर 3 AK-56 राइफलें और बाकी गोला बारूद की डिलीवरी ली। 3. उन्होंने एक राइफल अपने पास रखी और बाकी 2 वापस लौटा दी। 12 मार्च के धमाकों के बाद जब उन्हें लगा कि वो फंस सकते हैं, तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाकर उस एक राइफल को नष्ट करने का आदेश दिया। लेकिन टाडा कबूलनामा कहता है कि उन्हें 3 AK-56 ऑफर हुई थी। एक ऐसा शख्स जिसे सिर्फ अपनी हिफाजत करनी है, वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से 3 मिलिट्री ग्रेड राइफलें क्यों लेगा? और अगर वो इतना ही बेगुनाह था तो धमाकों के बाद उसने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? उसने सबूत को नष्ट क्यों करवाया? ये वो सवाल हैं जो संजू ने नहीं पूछे। फिल्म ने विरन को एक पीड़ित के तौर पर पेश किया, जिसे मीडिया ने और हालातों ने फंसा दिया। उनकी मंशा आतंकवादी न रही हो, लेकिन उनकी हरकतें, अंडरवर्ल्ड से हथियार लेना और फिर सबूत मिटाना, ये टाडा के तहत एक संगीन जुर्म था। कोर्ट ने माना कि उन्होंने अवैध रूप से हथियार रखे थे। संजू ने हमें रुलाया, लेकिन उसने हमें सच का सिर्फ वो हिस्सा दिखाया जो विरन की छवि को साफ कर सकता था। हमें ये नहीं बताया कि 1993 का वो काला सच सिर्फ एक बंदूक रखने जितना सीधा नहीं था। बॉलीवुड की अनकही का नजरिया साफ है। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि 2018 की फिल्म संजू एक बायोपिक कम और एक इमेज क्लीनिंग एक्सरसाइज ज्यादा राजू हिरानी एक शानदार कहानीकार हैं और उन्होंने विरन की कहानी को पिता पुत्र के इमोशनल एंगल से दिखाकर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दी। उन्होंने विरन की ड्रग्स की लत को बहुत बेबाकी से दिखाया। लेकिन 1993 के उस काले सच पर उन्होंने पर्दा डाल दिया। उस कबूलनामे को, उस सबूत मिटाने की हरकत को और अंडरवर्ल्ड के साथ उस कैजुअल रिश्ते को। क्या एक व्यक्ति एक ही समय में निर्दोष और आपराधिक हो सकता है? 1993 का सच सिर्फ उतना नहीं है जितना पर्दे पर दिखाया गया। सच उन फाइलों में दफन है। विरन आज आजाद हैं। उन्होंने अपनी सजा काट ली है, लेकिन 1993 का वो दौर, वो एक अच्छी फिल्म हो सकती है, लेकिन 1993 का सच एक कड़वी हकीकत है। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती, लेकिन आप कर सकते हैं।